फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम समझेंगे बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन, ठीक है, और हम समझेंगे बेटा सर्कुलेटरी जो है सिस्टम क्या है, ठीक है। तो इन सब का फंक्शन और स्ट्रक्चर हम समझेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले समझते हैं हम रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेशन इज द process by which human being take in oxygen from their environment and give out carbon dioxide that is produced as a result of some chemical changes within the cells। बेटा देखिए, ऑक्सीजन लेना इन्वायरमेंट से और उसी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना, यही होता है रेस्पिरेशन का फंक्शन बेटा हमारे बॉडी में, ठीक है। और केमिकल चेंजेस भी इसमें होते हैं बेटा, आगे हम डिस्कस करेंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इनडिस्पेंसिबल फॉर द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। If the intake of oxygen is completely suspended for more than 4 minutes, the person usually dies। क्या लिखा है बेटा, कुछ टाइम के लिए भी अगर हमने ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया, हमने ऑक्सीजन नहीं लिया या हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला, तो हम डाई कर जाएंगे, हम डेथ कर जाएंगे बेटा। हम बिना पानी का तो 1 घंटा रह सकते हैं, 1 दिन रह सकते हैं बेटा, लेकिन बिना ऑक्सीजन का 1 या 2 मिनट रहना भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है बेटा, हम नहीं रह सकते बेटा। ऑक्सीजन का जरूरत इतना ज्यादा होता है हमारी बॉडी में, ठीक है बेटा। सो our body needs a continuous supply of oxygen। देखिए यहां मेंशन किया गया, so our body needs a continuous supply of oxygen। In fact respiration is a two-fold process, 2-fold process में होता है बेटा respiration। One is called internal respiration and the other is called external respiration। The process of inhalation of O2 and exhalation of CO2 plus H2O, ठीक है। जब हम लेते हैं बेटा ऑक्सीजन, उसको हम इनहेलेशन कहते हैं। जब हम O2 इट्स मीन ऑक्सीजन हम जब लेते हैं, और जब हम छोड़ते हैं, जब एक्सहेलेशन करते हैं, तो CO2 प्लस H2O, हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपका बाहर जाता है बॉडी से, ठीक है। कॉल्ड रेस्पिरेटरी प्रोसेस, इसी को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी प्रोसेस बेटा, ठीक है। बेटा नेक्स्ट देखते हैं, आपका डायग्राम आ गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, और साथ में अल्वेओली का हम डिस्कस करते हैं आगे। तो चलिए समझते हैं आपके डायग्राम को। तो नासल कैविटी प्लस आपका पैरानसल सेंसस आपका नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है। नॉस्ट्रिल देख सकते हो आप, लिरिंग्स आपके नेक में, और लिरिंग्स और फेरिंग्स दोनों एक जगह पे होता है, जिसे हम वो साउंड बॉक्स भी कहते हैं एक तरह से। अगर उसको हटा दिया जाता है तो आवाज निकलेगा ही नहीं आपके बॉडी, आपके मुंह से, ठीक है। यही होता है एक तरह का साउंड का संभालने का काम आपका करता है, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं ट्राइकिया। ट्राइकिया कहाँ होता है, आपके विंड पाइप को एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है, जो बना होता है एक स्मूथ कार्टिलेज से, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कर्ना ऑफ ट्राचिया, जो ये अंदर होता है, ठीक है। ब्रांचेस जब ये अंदर चले जाते हैं लंग्स के, ठीक है। राइट मेन ब्रोंकाइस, ब्रोंकाइस जब ये जो ट्राइकिया है जब अंदर चले जाता है, अलग अलग ब्रोंकाइस में डिवाइड हो जाता है बेटा, ठीक है। ट्राइकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद बेटा क्या आता है, यहाँ पे आप लिखा हुआ है, ये जो लंग्स है ये राइट लंग है, और यहाँ का जो लंग्स है ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। उसके बाद ओरल कैविटी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिरिंग्स यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया है। लेफ्ट मेन ब्रोंकाइस, आपको ये ब्रोंकाइस दिख रहा है आपको, ठीक है। ब्रोंकाइस के बाद आता है आपका ब्रोंकी होता है ये ब्रोंकाई के अंदर, लंग्स के अंदर जो बता रहे हैं हम, ठीक है। और लेफ्ट लंग और राइट लंग मैंने आपको बता दिया है। और ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम होता है बेटा, जब देखिए हम लोग ऑक्सीजन तो लेते हैं ना, तो उसमें लंग्स तो ऑक्सीजन ले लेता है, लेकिन ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना भी तो है, तो लंग्स के बाद उतना ताकत नहीं होता कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ सके। तो उसमें उसका मदद कौन करता है बेटा, उसका मदद करता है ये डायफ्राम, ठीक है। यही पुश करता है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू हमारा बॉडी से बाहर निकल पाता है, ठीक है। तो डायफ्राम का रोल बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है। अगर इसमें किसी भी तरह का इंजरी आई है या टूट गया किसी एक्सीडेंट से, किसी इंजरी की वजह से, तो वो ह्यूमन का या वो इंडिविजुअल का डेथ वहीं पे होने के चांसेस बनते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए इसे भी बचाए रखना बहुत जरूरी है। हमें इंजरी से हम कहते हैं कि पेट में इंजरी नहीं होना चाहिए, स्टमक में इंजरी नहीं लगना चाहिए बहुत जोर से, क्योंकि ये डायफ्राम में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ गया तो हमें ऑक्सीजन लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में काफी प्रॉब्लम होगा बेटा, ठीक है। और वैसे ही बेटा एक चीज और आपको देखना है, हमने यहाँ पे आपको बता दिया था, जो ये ट्राइकिया है, ट्राइकिया जब अंदर चले जाती है लंग्स के, तो ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है बेटा, और ब्रोंकाई के बाद आ जाता है बेटा अल्वेओली। बेटा असली जो लंग्स के अंदर काम होता है ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का, तो यही वो काम संभालती है बेटा, जो ये लंग्स के अंदर पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं अल्वेओली, ठीक है। इसी में होता है बेटा वेन्स और आर्टरीज। जो वेन्स होता है बेटा, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना जाना होता है, और आर्टरीज जो होती है उसमें
आपका ऑक्सीजनेट ब्लड का आना जाना होता है बेटा, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी से ट्रांसपोर्टेशन करती है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका वेन से ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है बेटा। जो वेन्स होते हैं वो ब्लू रंग में आपको मेंशन होंगे आपके बुक में, और जो आर्टरी से वो आपको रेड कलर में आपको मेंशन होंगे बेटा। तो ये अल्वियोली है बेटा, इसके यही करता है ऑक्सीजन को लेने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम। अल्वियोली के अंदर होते हैं बेटा हीमोग्लोबिन, ठीक है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं बेटा, जो ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर पूरे ब्लड के साथ मिलकर वो पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाते हैं। और जब वो ऑक्सीजन चले जाता है ऑर्गन्स के पास तो वही हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर अल्वेओली को वापस से दे देता है, ठीक है। फिर यहां में ऑक्सीजन वो ब्लड के साथ मिल जाता है, फिर वो अल्वेओली से हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पूरे बॉडी में लेकर चले जाता है, ठीक है। और ब्लड में होते हैं कैपिलरीज, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड को लेके जाता है ना बेटा, ये तो बात ठीक है, लेकिन ब्लड के अंदर भी कुछ प्रोसेस है, उसमें होते हैं कैपिलरीज बेटा, ठीक है। तो कैपिलरीज का काम क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, इन सबको लेके सारे ऑर्गन्स में, सारे बॉडी में सप्लाई कर देना बेटा, ठीक है। तो ये तो अल्वेओली का काम आपको समझना बहुत जरूरी है, ये तो काफी बेसिक सा नॉलेज हो गया बेटा, ठीक है। आप बस इतना जानकारी रखिए बेटा कि अल्वेओली का काम क्या होता है। तो अल्वेओली का काम यही होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ देना, ठीक है, जब हम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। तो अल्वेओली का मेन रोल होता है आपके लंग्स के अंदर। तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा बेटा। हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में अक्सर हम ये सोचते हैं कि एक्सटर्नल मतलब हम लोग सांस जब छोड़ रहे हैं और इंटरनल मतलब जब हम लोग सांस ले रहे हैं। नहीं बेटा, वो इनहेल एक्सहेल का मैटर आया था बेटा, ठीक है। ये मैटर क्या है, एक बार हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और एक में क्या मतलब हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में किस तरीके से सप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पहले हम समझेंगे। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द फॉर्मल टर्म फॉर गैस एक्सचेंज। देखिए, फॉर्मल टर्म है गैस एक्सचेंज का। इट डिस्क्राइब्स बोथ द बल्क फ्लो ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स एंड द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू आउट डिफ्यूजन, ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन का मिलना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, आप जैसे समझ सकते हो। तो ये जो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का वर्क होता है इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन इज टेकन इन व्हेन वी इनहेल। ऑक्सीजन हम कब लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। इट मूव्स थ्रू नोज, ट्राकिया एंड ब्रोंकाइल्स tubes to alveoli where it comes into a close contact with the blood in the pulmonary capillaries, ठीक है बेटा। pulmonary capillaries हम डिस्कस करेंगे आगे। single membrane separates the oxygen from the blood. O2 passes through this membrane and is taken up by the हीमोग्लोबिन ऑफ आर, बी एंड सी। रेड ब्लड सेल इसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में काफी हेल्प करता है बेटा, ठीक है। जो अल्वेओली के अंदर आपका ऑक्सीजन चला जाता है तो ऑक्सीजन को लेकर ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन ही जाता है पूरे बॉडी को सप्लाई करने के लिए, और जब वो ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स ले लेता है तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है बेटा। तो उसी ब्लड को वापस हीमोग्लोबिन ही लेके आता है अल्वेओली तक बेटा, ऑक्सीजन लेने के लिए वापस दोबारा से, ठीक है। तो ये जो मैटर आया, ये जो गैस एक्सचेंजेशन, ये एक्सनेशन एंड गैस का जो ट्रांसफर हुआ बेटा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है बेटा, ठीक है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है बेटा। बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इंटरनल रेस्पिरेशन को भी हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत कुछ दिया गया है बेटा। आफ्टर दैट इट इज कैरीड टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पंप्ड थ्रू आउट द बॉडी इन द सेम वे इन द लंग्स CO2 passes through the membrane from blood to alveoli, ठीक है। हार्ट से ही ब्लड पंप हो जाता है बेटा पूरे बॉडी को सप्लाई होने के लिए ब्लड, ठीक है। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है हार्ट के जो सोर्स में पंप होकर, और हार्ट में वापस ब्लड डीऑक्सीजनेट होके तो नहीं, वो ऑक्सीजनेटेड होके ही आता है। तो वो ऑक्सीजनेटेड कहाँ से होके आता है, हमारे लंग्स से होके ही आता है, ठीक है। बॉडी से वापस ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से फिर लंग्स में चला जाता है, लंग्स में फिर वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड वे में चेंज हो जाता है, फिर वो लंग से हार्ट में चला जाता है और हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है बेटा, ठीक है। वो एक्सटर्नल में आ गया बेटा। अब इंटरनल रेस्पिरेशन में हम क्या समझेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द बॉडी टिश्यूज। देखो यहां पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, एक्सचेंज गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी टिश्यूज में। द ब्लड स्ट्रीम डिलीवर्स ऑक्सीजन टू सेल्स। ब्लड स्ट्रीम जो है ऑक्सीजन जो है आपके कोशिकाओं को, आपके सेल्स को दे देता है, ठीक है, और उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है बेटा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है थ्रू द इंटरनल रेस्पिरेशन। अनदर की फंक्शन ऑफ द
रेस्पिरेटरी सिस्टम। यही होता है इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब, जब वो कोशिका को अब ब्लड से मतलब सेल को ब्लड से ऑक्सीजन मिल जाता है और सेल कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ देता है, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन, जब सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, इंटरनल वे में एकदम ऑक्सीजन चला जाता है, सेल तक ऑक्सीजन चला जाता है, ठीक है। तब वहां से सेल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो सेल में जब ऑक्सीजन चले जाता है तो एक सर्कल चलता है बेटा, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स सर्कल, जिसकी वजह से एटीपी जनरेट होता है। एटीपी जब ब्रेक होता है तो एनर्जी बनता है, एनर्जी जब मसल्स को मिलता है तो मसल्स मूवमेंट एनर्जेटिकली कर पाता है बेटा, ठीक है। ये नॉलेज भी आपको रखना है बेटा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सेल का छोड़ना और ऑक्सीजन का सेल का लेना हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन में बेटा, ठीक है, ब्लड रेसिन के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फंक्शन क्या क्या थे बेटा, द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ओके, इज indispensable for survival. If the supply is suspended for more than 4 minutes, the individual usually dies. हमने डिस्कस कर लिया। सो द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअसली। मेन फंक्शन क्या है, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना, सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज द एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्टरी टू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले इस टॉपिक में बेटा मीनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो सर्कुलेटरी से आप एक वर्ड सोचिए जो होता है सर्कल। अब सर्कल क्या है, एक सर्कल वे में चलने वाला चीज, ठीक है। सर्कल वे में चलने वाला चीज को हम लोग सर्कुलेटरी या सर्कल कहेंगे। अब इसमें क्या आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज का, ब्लड का, ठीक है। अब किस तरीके से ब्लड सर्कुलर वे में चलता है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन के ग्रुप होते हैं, दैट ट्रांसपोर्ट द ब्लड एंड अदर सब्सटेंसेस टू एंड फॉर्मल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, फॉर द बॉडी टू बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। The individual cells, tissues and organs must have a continuous supply of oxygen and other nutrients. Along with this, there must be continuous removal of carbon dioxide and waste products. The body system with the specialized function of transporting these materials to and from various parts of the body is the circulatory system. बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब आपको क्या समझ में आया कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जब होता है वो लंग्स में आकर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आता है, और हार्ट में आने के बाद वो पंप होता है, और पंप होने के बाद आर्टरी के जरिए पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। और जब ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है तो ऑर्गन्स के सेल्स को वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिल जाता है, ठीक है। जब वो ब्लड से वो ऑर्गन वो सेल्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ले लेता है तो वो बिना ऑक्सीजन और बिना न्यूट्रिशन वाला ब्लड बन जाता है, जिसे हम एक नाम देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो ब्लड वापस से घूम के सर्कुलर वे में लंग्स में आ जाता है बेटा, हार्ट के जरिए, ठीक है। हार्ट के जरिए वो लंग्स में आ जाता है। लंग्स में आने के बाद फिर उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है बेटा, और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो फिर वो बन जाता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है उसमें न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाता है, उसके बाद वो लंग्स के जरिए पूरे हार्ट में आकर हार्ट से आर्टरी के जरिए वापस से बॉडी में सप्लाई हो जाता है बेटा, ठीक है। तो आपका ऑक्सीजन का मिलना, आपका न्यूट्रिएंट्स का मिलना, न्यूट्रिशन का मिलना आपके ब्लड में, और वो ब्लड का पूरे ऑर्गन और सेल्स में सप्लाई होना, वापस से फिर वो लंग्स में आता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। तो बेटा ये एक सर्कुलर वे में चल रहा है ना, तो इसी को ही हम कहेंगे बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड से रिलेटेड है बेटा, ठीक है। अब हम इसमें कौन से ऑर्गन्स वर्क कर रहे होते हैं, इसमें हार्ट भी वर्क कर रहे होते हैं, आर्टरी वेन वर्क कर रहे होते हैं, लंग्स का भी इसमें काम होता है, क्योंकि लंग्स में ही तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड वे में चेंज होता है ना। और जो आपका आर्टरी होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने के लिए होता है, वेन जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स को भेजने के लिए होता है, हार्ट जो होता है वो पंप प्रोसेस में काम करता है ब्लड के, ठीक है। बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने बता दिया है दिस सर्कुलेटरी सिस्टम डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल एंड टेक अवे वेस्ट। The heart pumps oxygenated and deoxygenated blood of different sides. The types of blood vessels include arteries, capillaries and veins. ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, पॉइंट में बताया गया है
बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट में मेंशन किया गया है हार्ट वर्क लाइक अ पंप विच सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट एक पंप के जैसा काम करता है ब्लड को सप्लाई करने में पूरे बॉडी को। आर्टरीज अलाउ द प्योर ब्लड टू पास थ्रू देम थ्रू आउट द बॉडी। आर्टरीज जो होता है बेटा प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है बेटा, ठीक है। वेन्स ब्रिंग द इम्प्योर ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। इम्प्योर ब्लड को कौन देखता है? वेन्स देखता है। वेन्स से क्या, कौन सा ब्लड, कौन से टाइप का ब्लड सप्लाई होता है बेटा? ये होता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड जिसको हम कहते हैं बेटा, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, पॉइंट हमारा क्या बताया गया फोर्थ में, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट parts of the body and CO2 it's mean carbon dioxide from the cells of the body of the lungs, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन को लेकर रखता है फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में सप्लाई हो जाता है बेटा, ठीक है, हार्ट के जरिए, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वापस वो आता है लेकर, वो दे देता है फिर आपके लंग्स में, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है जो हम एक्सेल कर देते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द लंग्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये कैपिलरीज का जो बात आया था बेटा, इन कैपिलरीज द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस। देखिए ये है आपका टिश्यू कैपिलरीज बेटा, ठीक है। बॉडी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर आपके लंग्स में आते हैं, लंग्स से फिर ये ऑक्सीजनेटेड होते हैं, फिर ये आपका हार्ट में जाता है और हार्ट के जरिए ये पूरा बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो यही सर्कल का चलना ही बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कहलाता है। आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यही होता है बेटा, ये जो सर्कुलर वे में चल रहा है ना, रेड वाला जो आपको दिख रहा है बेटा, ये सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और ये जो ब्लू रंग का दिख रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड नहीं है। न्यूट्रिएंट्स वाला और ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है बेटा ये रेड वाला होता है बेटा, ठीक है। जो रेड वाला होता है ये आर्टरी, देख रहे हैं यहाँ पे नाम दिया गया है आर्टरी, और ये जो ब्लू वाला होता है जो ये आपका जो होता है इसे हम वेन कहते हैं बेटा। ये एक तरह का आप इसको समझ सकते हो हिंदी में नस, ठीक है, नस के जैसा आप समझ सकते हो। आपके हैंड में आपने देखा होगा रिस्ट में आपको दिख जाता है कोई ग्रीन ग्रीन सा नस आपको दिखता है, ठीक है। एक्चुअली वो जो नस होता है बेटा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है बेटा, ठीक है। और जो नस आपको दिखता ही नहीं है, इट्स मीन वो रेड है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। आपने अपने हैंड में देखा होगा एक हरे रंग का आपको नस जैसा दिखता है, वही है बेटा आपका वेन, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है बेटा, ठीक है। और कहां तक? लंग्स तक। और लंग्स में जब ऑक्सीजनेटेड में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तब वो वेन आपको ग्रीन कलर का नहीं दिखता है। जो नॉर्मल आपका जो आर्टरी होता है बेटा, ठीक है, जो नस आपको दिखता है उसको हम आर्टरी कहेंगे, उसमें होता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई, जो ऑर्गन के सेल तक पहुंच पाता है बेटा। तो ये तो आपको मैंने समझा दिया बेटा, ठीक है। तो ये ब्लू आपको ये जो सर्कुलर वे में जो ये काम करता है इसी को हम कहते हैं आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, या सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, डायनामिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। हम समझेंगे इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम। बेटा आप मार्केट में हमेशा जाते हो वेजिटेबल लेने या कोई राशन दुकान में जाते हो तो आप देखते हो कि जब आप कोई चीज़ लेते हो ऐसा तो उसे तराजू में रखकर उसे तौला जाता है, उसका इक्विलिब्रियम देखा जाता है, उसके बाद वो गुड्स आपको दे दिया जाता है आपसे अमाउंट लेने के बाद, ठीक है। तो केजी हिसाब में उसको हम तौलते हैं। जैसे कि 1 केजी का आपने चीनी लिया तो चीनी को एक अलग जगह रखा जाता है तराजू का, और 1 केजी का जो बाट है उसको अलग जगह में रखा जाता है, उसको इक्विलिब्रियम लाया जाता है, मतलब दोनों का फोर्स को जीरो किया जाता है। जैसे देखते हैं कि हाँ ये 1 केजी का है, क्योंकि 1 केजी का बाट में 1 केजी का चीनी इक्वल हो रहा है फोर्स के साथ, तो वो चीनी आपको दे दिया जाता है आपसे, आपका अमाउंट 1 केजी का पर केजी चीनी का लेके। तो बेटा क्या समझ में आया इसमें बेटा? तो मतलब जहां पे फोर्स जीरो हो रहा है बेटा, ना लेफ्ट साइड कोई फोर्स आ रहा है ना राइट साइड में कोई फोर्स आ रहा है, फोर्स आपका जीरो हो रहा है बेटा, ठीक है। ये जीरो मूवमेंट में आ रहा है आपका फोर्स, ना इस साइड में फोर्स लग रहा है ना इस साइड में फोर्स लग रहा है, इक्वल लग रहा है। देखिए नाम से ही आ रहा है इक्वल, इक्वली, इक्वल, ठीक है, बीरियम। तो इक्वल बीरियम का मतलब ही आता है कि फोर्स जहां पे जीरो यूज हो रहा है, तो दोनों का फोर्स जब इक्वल आ रहा है, जीरो हो रहा है, तो बेटा तभी ये कहलाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो होता है बेटा आपका 2 वे में होता है, जो दोनों वे कौन कौन से? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जब तराजू
एकदम जीरो फोर्स में आ जाता है बेटा, ठीक है, ना लेफ्ट साइड ज्यादा दबता है ना राइट साइड ज्यादा दबता है, एकदम जीरो में रहता है वो। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब ही बेटा रुका हुआ होता है। स्टैटिक पोजीशन में रहो, हम लोग कहते हैं ना एकदम रुके हुए पोजीशन में रहो। तो अगर हम डायनेमिक में आते तो हम लोग मूवमेंट में आ जाते हैं बेटा। डायनेमिक मतलब मूवमेंट होता है बेटा, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। स्टैटिक मतलब एकदम रुका हुआ पोजीशन, डायनेमिक मतलब किसी चीज में मूवमेंट चल रहा है बेटा, ठीक है। तो जब रुका हुआ पोजीशन में हमारा तराजू आ जाता है, जो आ जाता है फोर्स जीरो हो जाता है रुका हुआ पोजीशन में, तो इसे हम स्टैटिक कहेंगे बेटा। और जब डायनेमिक मतलब मूवमेंट में रहता है, कभी लेफ्ट साइड ज्यादा जा रहा है तो कभी राइट साइड ज्यादा झुक रहा है, फोर्स कहीं लेफ्ट साइड में ज्यादा लग रहा है तो कभी राइट साइड में ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो इसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसा कि आपका नाव, जब हम नाव खेते हैं, नाव जब हम चलाते हैं पानी में, तो आप देखते हो कभी लेफ्ट साइड झुकता है तो कभी राइट साइड आपका टर्न होता है, तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है बेटा वो, ठीक है। जहां आप देखते हो हवा का बहाव नहीं है, क्योंकि हवा का बहाव से ही पानी में लहर उठती है बेटा, ठीक है, तो वहां पे बोट आपका ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड एकदम सीधे स्टैटिक वे में जाता है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम बन जाता है बेटा, ठीक है। वैसे ही तराजू, तराजू का एग्जांपल आप लोग लेंगे तो कोई एक साइड में लोड है और एक साइड में उसका लोड के हिसाब से बाट रखा जाता है, तो जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता है वो डायनेमिक वे में काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसका वेट और फोर्स जब इक्वल जीरो हो जाता है तो स्टैटिक वे में वो आ जाता है बेटा। और जैसे ही स्टैटिक वे में आता है दुकानदार आपको आपका सामान दे देता है आपसे अमाउंट लेके, ठीक है, तो वही वो डायनेमिक से स्टैटिक वे में आने का इंतजार करता है फोर्स का, ठीक है बेटा। तो ये आपको इक्विलिब्रियम मतलब भी समझ में आ गया है बेटा। तो ये हो जाता है बेटा काइनेसियोलॉजी, हमने देखा था ना काइनेसियोलॉजी का स्टडी किया था, तो काइनेसियोलॉजी में हमने इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज किया था, तो ये काइनेसियोलॉजी का ही पार्ट है बेटा इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना भी बहुत जरूरी है बेटा। हम एक लॉजिक से हम एक अनुमान लगा के रखते हैं कि हमारा बॉडी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अनुसार ही काम करती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा बॉडी का कहां से शुरू होता है बेटा? बॉडी का सेंटर का है हमारा नेवल, हमारा नाभि, तो नाभि से स्टार्ट होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका अर्थ तक, ठीक है। जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो बेटा, देखिए 3 इंडिविजुअल यहाँ मेंशन किए गए हैं। देखिए नेवल, अगर ये स्टैंडिंग पोजीशन में तो भी नेवल से हो रहा है, अगर ये मूवमेंट में है मतलब पोस्चर इसका कोई स्टैंडिंग पोजीशन में है लेकिन मूवमेंट में है इसका बॉडी, तो भी ये नेवल से हो रहा है। और ये टर्न होता है, बैंड होता है, तो भी नेवल से ही सेंटर ग्रेविटी वर्क करती है बेटा। ऑल इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट हैव अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हिच कैन शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन और मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट। डिपेंड करता है उसका मूवमेंट में, उसका पोजीशन में, उसी के अनुसार सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होती है बेटा, ठीक है। यहां पे दिया गया है देखिए, कैन शिफ्ट डिपेंडिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स एज द पर्सन मूव्स एंड बेंड्स, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स एज द पर्सन मूव्स एंड बेंड, जब पर्सन मूव होता है, बेंड होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने हिसाब से शिफ्ट होती है बेटा, ठीक है। A center of gravity is an imaginary point, हमने पहले ही बताया, लॉजिक करते हैं हम लोग, इमेजिन करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है। विथ इन और आउटसाइड द बॉडी और ऑब्जेक्ट, विथ इन और आउटसाइड द बॉडी और ऑब्जेक्ट, अराउंड विच द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड, और तब जाकर हमारा बॉडी बैलेंस हो पाता है बेटा, ठीक है। हम कहते हैं ना हमें बैलेंस में कोई भी वर्क को, मूवमेंट को करना चाहिए, बॉडी को बैलेंस में रखना चाहिए, जहां बैलेंस बिगड़ता है हम गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? बैलेंस क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि वहां पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल, चल के जा रहे हो या आप दौड़ रहे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी के जैसा आपका वर्क करेगी जैसा आपका मूवमेंट बताया गया है। यहाँ पे आपका लाइन यहाँ पे दिखाया गया, शिफ्टेड डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन और मूवमेंट। आपका बॉडी मूवमेंट में है, मतलब आपका बॉडी रनिंग वे में है, या तो आप वॉक कर रहे हो, या तो आप रन कर रहे हो, चल रहे हो या दौड़ रहे हो, तो उस टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आप ही के साथ वर्क कर रही होती है बेटा, वैसे ही शिफ्ट हो जाती है बेटा, क्योंकि यहाँ शिफ्ट का ऑप्शन दिया गया है, देखिए शिफ्ट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। लेकिन जहां आपका पैर कोई स्लिपरी एरिया में पड़ता है, जैसे कि आपका कोई ऐसा जैसा पानी या कोई असली स्लिपरी एरिया, ठीक है, या केले के छिलके ले लीजिए, उसके ऊपर पैर पड़ता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे आप फिसल जाते हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां ब्रेक हो जाता है, आपका बॉडी टोटली अनबैलेंस्ड हो जाता है, आप अपने बॉडी को संभाल नहीं पाते हो और आप बहुत जोर से गिरते हो नीचे, ठीक है, वहां पे आप नीचे गिर जाते हो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां पे आपका बॉडी जो है डिसबैलेंस्ड हो गया, और डिसबैलेंस वर्ड जहां पे यूज हो जाता है बेटा, आप वो समझ लेना कि वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी में प्रॉब्लम आ रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन नहीं पा रहा है, अटैच नहीं हो पा रहा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां टूट रहा है, और जहां आप गिर जाते हो, ठीक है। बैलेंसिंग का काम हमारे स्पोर्ट्स में कौन से जगह में ज्यादा देखने मिलता है? तो बेटा वो है जिम्नास्टिक, एक स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें बैलेंसिंग का काम बहुत ज्यादा होता है, बैलेंसिंग वाले इवेंट भी बहुत ज्यादा होता है, और बैलेंस का जो वर्क होता है जिम्नास्टिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि जिम्नास्टिक में हर एक इवेंट में बैलेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है बेटा, कि बॉडी को बैलेंस करना है टी शेप में, अलग अलग शेप में, ठीक है, तो बॉडी को बैलेंस करना, रोप में लटकते हुए बैलेंस करना, बहुत सारे उसमें बैलेंस के इवेंट्स होते हैं बेटा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो बेटा आई होप कि ये 8 चैप्टर आपको काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।